प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत अपराध शास्त्र के संप्रदायों की चर्चा करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे मानसिक परीक्षा संबंधी संप्रदाय, जिसे अंग्रेजी में मेंटल टेस्टर्स स्कूल कहा जाता है। इस सिद्धांत का जन्म तब हुआ जब लोम्ब्रोसो का सिद्धांत अस्वीकार किया जाने लगा। इस संप्रदाय के प्रवर्तक गोडार्ड थे। इस संप्रदाय ने इस बात पर बल दिया कि शारीरिक प्रकार की अपेक्षा मानसिक दुर्बलता अपराध का मौलिक कारण है। उसने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि 80% तक अपराधी मानसिक रूप से दुर्बल थे। मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति की 3 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति अपने कार्यों की प्रशंसा करता है। नंबर 2, इस व्यक्ति में ऐसी मानसिक क्षमता का अभाव होता है जिससे वह कानून को समझ सके। नंबर 3, इसके साथ ही मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति को इस बात का ज्ञान भी नहीं रहता कि कानून के उल्लंघन का क्या परिणाम होगा। इसके साथ ही गोडार्ड ने इस बात को स्वीकार किया कि मानसिक दुर्बलता मेंडल्स के वंशानुक्रमण सिद्धांत की भांति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। गोडार्ड ने अपराधियों को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1, उत्तरदायी अपराधी। उत्तरदायी अपराधी वह है जो निम्न परिस्थितियों में अपराध करता है। पहला, यह लापरवाही और उदासीनता के कारण अपराध करते हैं। नंबर 2, ये जानबूझकर और समझते हुए समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं। नंबर 2, अनुत्तरदायी अपराधी। ये अपराधी मानसिक दुर्बलता के कारण अपराध करते हैं। दंड। गोडार्ड ने दंड के संबंध में निम्न व्याख्या की है। अपराध का कारण मानसिक दुर्बलता है या मानसिक दुर्बलता पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इसलिए दंड का उपयुक्त तरीका यह है कि अपराधियों का समाज से सफाया कर दिया जाए। गोडार्ड ने 2 साधन बतलाए हैं जिनके द्वारा अपराधियों का सफाया किया जा सकता है। नंबर 1, अपराध निवारण के लिए अपराधियों को देश निष्कासन की सजा दी जानी चाहिए। नंबर 2, अपराध वंशानुक्रमण से है, अतः अपराध निरोध के लिए अपराधियों का स्टरलाइजेशन बंध्याकरण कर दिया जाना चाहिए। आलोचना। गोडार्ड के मानसिक परीक्षा संबंधी संप्रदाय की निम्न रूप से आलोचना की जा सकती है। नंबर 1, मानसिक दुर्बलता अपराध का कारण नहीं है। सदरलैंड ने अपने अध्ययन के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि की प्रखरता अपराध के लिए अनिवार्य है। अनेक ऐसे अपराध हैं जिनमें बुद्धिमान व्यक्ति की सफलता प्राप्त कर सकता है, जैसे आयकर की बचत, जालसाजी आदि। इस प्रकार यह कहना कि मानसिक दुर्बलता अपराध का कारण है गलत है। नंबर 2, सभी अपराधी मानसिक दृष्टि से दुर्बल नहीं होते हैं। नंबर 3, सदरलैंड ने अपने अध्ययन में पाया कि कैदी वे व्यक्ति थे जो अप्रवीण मजदूर थे, दूसरे देशों से आकर बसे थे, कमजोर आंखों वाले थे और वृद्ध, असहाय तथा अंगभंग थे। इनके अपराध का कारण सामाजिक परिस्थितियां है, न कि बुद्धि की कमी। नेक्स्ट, आज का युग पर्यावरण का है और ऐसा स्वीकार कर लिया गया है कि वंशानुक्रमण और पर्यावरण में व्यक्तित्व के विकास में पर्यावरण का अधिक महत्व है। अतः ऐसा मानना कि अपराध का कारण वंशानुक्रमण है गलत है। अंत में अपराधियों को देश निष्कासन की जो रूढ़िवादी धारणा है वह सुधार से परे है। इस प्रकार गोडार्ड का सिद्धांत भी रूढ़िवादी और सुधार का विरोधी है। अब हम चर्चा करेंगे अगले संप्रदाय की, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय ने अपराधी प्रकार के स्थान पर भावात्मक असामंजस्य को अपराध का कारण माना है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक निम्न हैं। नंबर 1 है फ्रॉयड। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के संस्थापकों में फ्रॉयड का नाम सर्वोपरि है। फ्रॉयड महान मनोवैज्ञानिक थे। फ्रॉयड के इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1 है इडिपस कॉम्प्लेक्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स के द्वारा फ्रॉयड ने यह बताने का प्रयास किया कि अपराध निकट संबंधियों में यौन संबंध रखने की इच्छा का परिणाम है। मनोविश्लेषण शास्त्री फ्रॉयड ने इस प्रकार की क्रियाओं का कारण भावात्मक तनाव को माना है। भावात्मक तनाव के भी अनेक कारण हो सकते हैं। इनमें पारिवारिक संघर्ष तथा पारिवारिक पराश्रयता प्रमुख है। नंबर 2, अचेतन निराशा। मनुष्य को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति को सफलता मिलती है, किंतु अनेक ऐसे कार्य होते हैं जिनमें व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति अनेक प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं। कुछ व्यक्ति असफलता मिलने पर भी निराश नहीं होते और सफलता के लिए उतनी ही शक्ति से प्रयास करते हैं।
कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो असफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसका फल यह होता है कि वे निराशा की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। इन व्यक्तियों को संपूर्ण जिंदगी ही निराशामय दिखती है। यह निराशा घृणा और प्रतिरोध के रूप में बदल जाती है। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। मौलिक इच्छाओं को दबाना। अनेक स्थितियों में मूलभूत इच्छाओं को दबा दिया जाता है। यह दबाव दो कारणों से हो सकता है। नंबर 1 समाज की रूढ़ियां और नंबर 2 सभ्य जीवन की मांग के कारण। कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जिनके दबाने से संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, जैसे यौन तथा भूख की इच्छा को दबाना। संघर्ष इसलिए भी हो जाता है कि व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है, किंतु सीमित साधनों के कारण सभी को सफलता नहीं मिल पाती। कभी कभी अज्ञानता के कारण भी व्यक्ति में संघर्षों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन संघर्षों के कारण जीवन के तनावों का सामना करने के लिए शक्ति में कमी आ जाती है। इसका परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति दिवा स्वप्न अर्थात डे ड्रीमिंग करने लगता है, अपराध के द्वारा जीवन की क्षतिपूर्ति करना चाहता है। इस प्रकार जीवन में अनेक संवेगात्मक समस्याएं होती हैं। जब इन समस्याओं के लिए समाधान का अचेतन प्रयास किया जाता है तो उसकी परिणति अपराध के रूप में होती है। नंबर 2 एडलर। एडलर के अनुसार अपराधी मनस होता है। इस अपराधी मनस को उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रकार भी कहा है। यह अपराधी मनस हीनता की भावना से ग्रस्त होता है। व्यक्ति के जीवन में अनेक परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों के कारण ही हीनता की भावना का जन्म होता है। वह व्यक्ति जो हीनता की भावना से ग्रस्त होता है क्षतिपूर्ति करना चाहता है। यह क्षतिपूर्ति अपराध के रूप में होती है। नंबर 3 ऑटो रैंक। ऑटो रैंक ने अपराध के कारणों के संबंध में जन्मजात विघटित व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपराध के कारणों के संबंध में 3 प्रकार की परिस्थितियां बतलाई है। नंबर 1 जन्म से पूर्व का समय, नंबर 2 जन्म का समय, नंबर 3 जन्म के पश्चात का समय। ऑटो रैंक के अनुसार अपराध के निर्धारण में जन्म का समय महत्वपूर्ण होता है। बालक विघटित व्यक्तित्व के ही पैदा होते हैं। अब यदि इन विघटित बालकों को उचित समाजीकरण हो जाता है तो दुखों को दबाने और सहन करने की भावना का विकास होता है। ऐसी स्थिति में अपराधी का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया ही अपराध का कारण होती है। बालक कच्ची मिट्टी की भांति होता है। इस मिट्टी से चाहे भगवान का रूप बना दिया जाए या शैतान का। आलोचना। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय की निम्न आलोचनाएं की जाती हैं। नंबर 1 यह संप्रदाय अपराध के कारणों की सिर्फ मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या ही करता है। इस व्याख्या के आधार पर अपराध को नहीं समझा जा सकता। नंबर 2 कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है जिनका जीवन में अत्यंत ही महत्व है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि इन इच्छाओं को दबाने से इनका प्रकाशन अपराध के रूप में होगा ही। नंबर 3 एडलर ने अपराध में अपराधी मनस की कल्पना की थी। आधुनिक विद्वानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अपराधी मनस जैसी कोई चीज नहीं होती। समाज शास्त्रीय संप्रदाय द सोशियोलॉजिकल स्कूल। इस संप्रदाय के अंतर्गत निम्न विद्वानों के विचार प्रस्तुत हैं। नंबर 1 है सदरलैंड। सदरलैंड अमेरिका के प्रमुख अपराध शास्त्रियों में से एक थे। उन्होंने अपराध शास्त्र संबंधी अपने सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक अपराध शास्त्र के सिद्धांत में की है। विभिन्न संगति। सदरलैंड के अनुसार संगति अपराध वो मुख्य कारण है। अपराधों का आविष्कार नहीं होता बल्कि ये सीखे जाते हैं। सीखना एक प्रक्रिया के रूप में होता है जिसे सदरलैंड ने सीखने की प्रक्रिया कहकर संबोधित किया है। उन्होंने संगति को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 व्यक्तिगत मित्रता, नंबर 2 निष्क्रिय समूह की सदस्यता, नंबर 3 अंतःक्रियात्मक समूह। सदरलैंड के अनुसार संगति के कारण लोगों में सुझाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है तथा नेता की पूजा को महत्व प्रदान किया जाता है। संगति निम्न प्रकार से अपराधों को बढ़ावा देती है। नंबर 1 गैंग व्यक्ति में ऐसी मनोवृत्ति का विकास करता है जिससे वे समुदाय के प्रति संघर्षशील दृष्टि अपना लेते हैं। नंबर 2 गैंग विध्वंसकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है जिससे बाल अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। नंबर 3 गैंग अपराधों की विधियों की शिक्षा देता है। आलोचना। सदरलैंड के सिद्धांत की आलोचना निम्न रूप में की जाती है। नंबर 1 सदरलैंड संगति के सिद्धांत की व्याख्या कर यह भूल जाता है कि संगति में आने से पहले भी अपराध सीखे जा सकते हैं, अतः संगति को अपराध का कारण मानना भूल है। नंबर 2 सदरलैंड ने अपने सिद्धांत में आर्थिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक और प्राणी शास्त्रीय कारणों की उपेक्षा की है जिनके अभाव में अपराध की प्रकृति को नहीं समझा जा सकता है।
रैकलेस ने अपराध की व्याख्या निम्न रूप में की है कि नंबर 1 समाज का वातावरण होता है जिसमें व्यक्ति रहता है। नंबर 2 व्यक्तित्व का निर्माण वातावरण में होता है। व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल व्यक्तित्व और दुर्बल व्यक्तित्व। अपराध का कारण व्यक्तित्व की दुर्बलता है। दुर्बल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति समाज के साथ सामंजस्य नहीं कर पाता और अपराध की ओर मुड़ जाता है। नंबर 3 अब्राहमसन के अपराध के कारणों का सिद्धांत इस प्रकार है कि व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, समाज की परिस्थितियां होती है, उनमें प्रतिरोध होता है, अर्थात विवेक की भावना होती है। यदि विवेक से व्यक्ति परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है तो प्रतिरोध नहीं होता है। यदि स्थिति अनुकूल नहीं होती है तो प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध से अपराधों का जन्म होता है। इस प्रकार अपराध प्रवृत्ति परिस्थिति और प्रतिरोध की अंतःक्रिया का परिणाम है। नंबर 4 टेनेनबॉम के अनुसार अपराध के लिए समूह जिम्मेदार है। समूही अपराधों के लिए निश्चित भूमिका तैयार करता है। समूह की परिस्थितियां जो अपराधों को बढ़ावा देती है इस प्रकार है: परिवार की विघटित दशाएं, बुरा पड़ोस, नगरीकरण और परंपरागत समुदायों का टूटना। टैफ्ट ने अपनी पुस्तक अपराध शास्त्र में अपराध के कारणों की व्याख्या की है। उनके अनुसार अपराध सीधे सामाजिक विघटन से संबंधित है। उन्होंने अपने इस सिद्धांत को निम्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। एक गतिशील, जटिल, भौतिकवादी संस्कृति की कल्पना। इस संस्कृति में उन व्यक्तियों की प्रशंसा की जाती है जो संघर्ष में सफल होते हैं। इस संस्कृति में प्राथमिक समूहों के नियंत्रण को समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार टैफ्ट ने इस बात पर बल दिया है कि अपराध सांस्कृतिक संगठन की प्रकृति पर आधारित है। संस्कृति अपराधों की व्याख्या करती है। जैसे बलात्कार भारत में जघन्य अपराध है, किंतु पाश्चात्य देशों में इसे साधारण छोटी सी गलती मानते हैं। इसी प्रकार भारत में शराब पीना अपराध है, जबकि पाश्चात्य देशों में शराब अनिवार्य पेय है। नंबर 6 लोवेल कौर के अनुसार मनुष्य में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती है, अनुकूल और प्रतिकूल। जिनमें अनुकूलन की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है वह सामान्य नागरिक होता है, किंतु जिनमें प्रतिकूल प्रवृत्ति पाई जाती है वह आगे चलकर अपराध की ओर मुड़ जाते हैं। समाजशास्त्री लेमर्ट ने इस बात पर बल दिया कि संस्कार अपराध का निर्धारण करते हैं। संस्कार से उनका अभिप्राय समाजीकरण से है। यदि संस्कार प्रभावशाली होते हैं तो व्यक्ति अपराधी नहीं बन पाता है, किंतु यदि संस्कार शिथिल होते हैं तो व्यक्ति अपराध की ओर मुड़ जाते हैं। नंबर 8 कैवन ने भूमिका को अपराध का प्रमुख कारण माना है। व्यक्ति का एक पद होता है, उसके अनुसार व्यक्ति से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। साधारण शब्दों में भूमिका के अनुसार कार्य न करना ही अपराध है। नंबर 9 ऑगबर्न अमेरिकन समाज शास्त्री हैं। उनके अनुसार अपराध का मुख्य कारण समाज में होने वाले परिवर्तन है। परिवर्तन से समाज में पिछाड़ या पिछड़ेपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे समाज में संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस संक्रमण की स्थिति में अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। अन्य सिद्धांत। नंबर 1 फ्रॉयड लैंडर्स के अनुसार स्वार्थ और परार्थ 2 प्रकार की भावनाएं होती हैं। इन भावनाओं का आधार व्यक्तिवाद और समूहवाद की प्रवृत्ति है। अपराध का सीधा संबंध अहमवाद से है। जिस व्यक्ति में अहमवाद अधिक होगा वह अपराध भी अधिक करेगा। नंबर 2 विलियम हीली और अलेक्जेंडर। इन विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अपराध मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। इन विद्वानों के अनुसार अपराध का प्रारंभ बचपन से होता है। नंबर 3 गोरिंग ने वंशानुक्रमण को अपराध का कारण माना है। नंबर 4 हुट्टन ने अपने अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुछ शारीरिक लक्षणों का वंशानुक्रमण से घनिष्ठ संबंध है। इसके साथ ही वह प्रजाति और अपराध का तुलनात्मक अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक प्रजाति के लोग दूसरी प्रजाति के लोगों की अपेक्षा अधिक अपराधी होते हैं। नंबर 5 शेल्डन ने स्वभाव के साथ अपराध के संबंध का अध्ययन किया। उनके अनुसार व्यक्ति के स्वभावों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: शांत, क्रोधी और भावुक। नंबर 6 बिनेट के अनुसार मनुष्य की 2 प्रकार की आयु होती है, शारीरिक और मानसिक। अपराध तब होता है जब शारीरिक आयु की तुलना में मानसिक आयु का विकास नहीं हो पाता। विविध कारक सिद्धांत। आज अनेक अपराध शास्त्री और समाज शास्त्री यह मानने लगे हैं कि अपराध के लिए कोई अकेला कारण जिम्मेदार नहीं होता है, अनेक कारण मिलकर अपराध की व्याख्या करते हैं। इन विद्वानों में ऑगबर्न, रैकलेस तथा टैफ्ट का नाम मुख्य है। वास्तव में इसी सिद्धांत के द्वारा अपराधों को समझा जा सकता है। धन्यवाद।